रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मैकेनिक्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है। इसे टूल मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो इसके ज़रिए मैकेनिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आसान बना सकते हैं आप। लेकिन इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन बेसिकली होता क्या है। अब जैसा लिखा हुआ है रिलेटिव मोशन, इसका मतलब है कि आप ऑब्जर्वेशंस किसी मोशन का किसी के रिलेटिव ले रहे हैं। जैसे मान लें, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। और जैसे एक बारिश का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बारिश का। अब देखिए, ये एक पर्सन है, छतरी लिए तैयार है और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। देखिए, अब ये बारिश की बूंदें जो है वर्टिकल गिर रही हैं। ठीक, अब देखो ये वर्टिकल गिर रही है। अच्छा, ये अभी रुका हुआ है। एक ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि जैसे ही ये चलना शुरू करेगा, इसको जानते हैं, इस पर्सन को जैसे ही चलना शुरू करेगा, इस पर्सन को ये बारिश जो है तिरछी दिखने लगेगी। ऐसे ये आपने फील किया होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी मोटरसाइकिल चलाएं या बाइक चलाएं बारिश में, तो होता क्या है? देखिए, वैसे तो बारिश जो है वर्टिकल गिर रही होती है, वर्टिकल ऐसे सिर को भिगोएगी आपको, ऊपर से गिर रही है। लेकिन आप बाइक चलाएं, भागते हैं ना कि अरे यार बारिश शुरू हो गई, अब भागा जाए, है ना, जल्दी से घर पहुंचा जाए, भीग रहे हैं। तो आप जैसे ही बाइक शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका फ्रंट भीगना शुरू हो जाता है, बैक नहीं, फ्रंट। इसीलिए बैक में जो बैठा होता है ना, वो बसता है और आप भीगते हो ज़्यादा। ऐसे बारिश ऐसे तिरछी आने लगती है, जिधर आप चले उधर से आने लगी, जबकि वास्तव में बारिश वर्टिकल हो रही है। लेकिन आप जैसे ही स्टार्ट करके चलाते हैं, बारिश तेजी से आपके फेस पे गिरती है, फ्रंट पे गिरती है। अच्छा, आप सोचेंगे बारिश इधर से आ रही है और हम क्यों ना इधर भाग ले बारिश से बचने के लिए, उल्टा ऐसे भाग ले, इधर से आ रही है इधर भाग ले। तो जैसे ही आप मोड़ेंगे बाइक को, तो बड़े मजे की बात होगी, बाइक आप इधर भगाएंगे तो बारिश इधर से आने लगेगी। कहने का मतलब है कि बारिश आपको भिगो के रहेगी, आप बच के भाग नहीं सकते। अच्छा, हमारा कहने का मतलब है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। अब बारिश वर्टिकल गिर रही है या इधर से गिर रही है या इधर से गिर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली हुआ क्या, बारिश तो वास्तव में वर्टिकल गिर रही है। जानते, ट्रू ऑब्जर्वेशंस तब होते हैं जब आप रुके हुए फ्रेम से देखो। ये फ्रेम, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, फ्रेम का मतलब है वो स्पेस या वो प्लेस जहाँ पे आप मौजूद हो, वो आपका फ्रेम है। जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो आपका फ्रेम है। अब वो फ्रेम अगर रुका है, यानी कि आप रुके हो, आपकी बाइक रुकी है, बाइक आपकी फ्रेम है, आप रुके हो, तो आपको ट्रू ऑब्जर्वेशंस होंगे। बारिश वर्टिकल गिर रही है, लेकिन जैसे ही आप भागते हैं या दौड़ते हैं या बाइक चलाते हैं, है ना, तुरंत ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिलेटिव होने लगते हैं। अब उसे फॉल्स भी बोल सकते हैं, वो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है, वो बदल जाता है। बारिश इधर से आने लगी, इधर भागे आप तो इधर से आने लगी, इधर भागे तो इधर से आने लगी। ये क्या, यही है रिलेटिव मोशन। आप बाइक के रिलेटिव अब बारिश के मोशन को देख रहे हैं। अब बाइक अगर चली तो फिर ट्रू नहीं दिखेगा, मतलब अगर आप फ्रेम आपका मूविंग होगा तो फिर ट्रूथ नहीं दिखता है, फिर फॉल्स ऑब्जर्वेशन होते हैं, लेकिन वो फील किए जाते हैं। चूंकि उसका प्रभाव होता है, अब फ्रंट हमारा भीग रहा है, उसका प्रभाव हो रहा है, इधर से भीग रहा है, तो ऑब्जर्वेशन तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्या। एक तो लॉजिक जानना पड़ेगा और दूसरा उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चले उस पर भी आते हैं लोग। अगले एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हुए निकाला जाता है, हो क्या रहा है। देखिए, अगले इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये केस है, इसमें दो कार आपको दिख रही होंगी, ए और बी, ठीक, और एक पोल दिख रहा है। अब इसमें ये दिखाया जाएगा कि बेसिकली ये कार चलेगी 40 की स्पीड से, इसमें दिखाया जा रहा है इस तरफ चलेगी, ठीक, और ये कार रुकी हुई है यहाँ पे और पोल तो रुका रहेगा ही। चले पहले आप इस ऑब्जर्वेशन को देखें और ये ट्रुथ है। हम बाहर के फ्रेम से ऐसे बाहर से खड़े होकर इसे देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस फ्रेम को एब्सोल्यूट फ्रेम बोलते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेम वो होता है जिस फ्रेम से ट्रुथ दिखता है।
अब वो फ्रेम रुका हुआ ही होगा, रुका हुआ फ्रेम एब्सोल्यूट फ्रेम हो जाता है। तो बाहर से तो ये दिख रहा है, देखिए कार ऐसे चल रही है, ये देखिए, ओह ये क्या हुआ, है ना, ये तो कोलिजन हो गया। ये चलिए, कोई डैमेज नहीं हुआ कुछ, अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जर्वेशन आप एब्सोल्यूट फ्रेम से, यानी कि बाहर से आने की ट्रू ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो। लेकिन अगर मान लें मैं आपसे कहूँ कि आप इस कार में बैठ के ऑब्जर्वेशन लें, ठीक, इस कार में बैठ जाए, अब इस कार में अगर बैठ जाएंगे ऐसे, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? तो आपने ये फील किया होगा कि जैसे आप कार में बैठे, आप विंडो से देखिए, है ना, तो होता क्या है कि जब कार स्टार्ट होती है, चलने लगती है, तो कार तो आपके साथ चल रही है ना, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में कार रुकी हुई है। वो फ्रेम आपका फ्रेम कार हो गया, तो आपका फ्रेम तो रुका हुआ है आपके रिस्पेक्ट में। भाई ये कहेंगे ना, क्यों रुका हुआ है? चलने के बावजूद भी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आप उस कार में बैठे हो, उसकी सीट पे बैठे हुए हो, तो आपके रिस्पेक्ट में रुकी है ना, सीट तो आपके साथ चल रही है ना, आपके साथ है ना। ऐसा तो है नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि कार जो है सीट को लेके भाग जाए और आप वहीं पे रह जाएं। ऐसा तो है नहीं। तो सीट, आप और कार, ये सब साथ है, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में वो कार जो है रुकी हुई है, हमारे साथ, ठीक। लेकिन बाहर की चीजें आप देखें तो वो उल्टी आती हुई दिख रही है। अब कार इधर भाग रही है तो ऐसे उल्टा पीछे जा रही है, ऐसे उधर से आती है पीछे चली जाती है, उधर से आती है पीछे चली जाती है। जब कार रुकी है तो वो रुका हुआ दिख रहा है सब कुछ, और जब कार चलती है तो अपोजिट मोशन होता है। उसी को मैं दिखाना चाहता हूं आपको। जैसी कार चली, अब आप रिलेटिव मोशन देख रहे हो, सभी बॉडीज जो बाहर की उस पर एक मोशन हावी हो गया, उल्टा, कार के मोशन का उल्टा हावी हो गया। अब वो सब मूव करता हुआ दिख रहा है। जब तक कार रुकी थी तब तक वो एब्सोल्यूट फ्रेम था। तो चले मान लें, जैसे अभी आपने ये देखा कि ये कार ऐसे चल रही है 40 की स्पीड से, तो होता क्या है, अगर हम फ्रेम बदलें तो ये एब्सोल्यूट फ्रेम से है, ये घटना एब्सोल्यूट फ्रेम से दिख रही है। अब हम फ्रेम बदलते हैं, हम क्या करते हैं, इस कार के फ्रेम में आते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे इस कार के फ्रेम में, ये देखिए, अब ये कार जो है इसके फ्रेम में आते, तो इन द फ्रेम ऑफ ए, मतलब कार ए इस फ्रेम में आ गया, ओके। अब इस फ्रेम में आएंगे तो ये रुक जाएगा हमारे रिस्पेक्ट में। अब ये रुका तो इसका जो वो 40 मीटर पर सेकंड जो स्पीड थी, वो जानते हैं कहाँ गई? वो इसके लिए तो वैनिश कर गई, लेकिन वो वैनिश नहीं होती, वो शिफ्ट होती है, ट्रांसफर होती है, और वो बेसिकली स्पीड जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको मिल गई। अब इसमें देखें, इस कार बी को भी मिल गई और इस पोल को भी मिल गई। अब ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? वही स्पीड, और ये देखिए उल्टा होके मिली है, जैसे ऐसे था ना ये, है ना, तो ये देखिए ऐसे मिल गई इस तरीके से। तो अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशन कार ए के फ्रेम से क्या होगा, ये देखिए, कार ए के फ्रेम से ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है, देख रही है, इसकी स्पीड उसे ट्रांसफर हो गई है, पोल को भी, कार को भी, और जितनी बॉडीज होंगी सबको ट्रांसफर हो जाती है। जो भी आप बाहर की बॉडीज आप देख रहे हैं सबको ट्रांसफर हो जाता है वो मोशन, लेकिन उल्टा होके ये हैपनिंग हो रही है। तो फ्रेम में जब जाते हैं तो फ्रेम का जो मोशन है वो ट्रांसफर होके जिन बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको मिल जाता है रिवर्स होके। ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से ये केसेस को हैंडल किया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में चस्पा हो जाए, बैठ जाए, ये रिलेटिव मोशन बेसिकली है क्या, ठीक। देखिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये बताएं कि सूरज किधर से उगता हुआ दिखता है? देखा है आपने उगता हुआ सूरज? कभी सुबह सुबह जगे हैं? आप तो 10 बजे तक सोते होंगे, है? ओके, अगर मान लें सुबह जगते हैं तो आपको पता होगा कि सूरज जो है पूरब से उगता है, मतलब ईस्ट से सनराइज होता है ना, विश्वास है ना? तो या किताबों में पढ़ा है ऐसा। तो सूरज जो है पूरब से उगता है और चलता 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 पूरे दिन में, दोपहर में ऊपर दिखेगा और फिर वो शाम को जो है वेस्ट में जाके डूब जाता है, मतलब वेस्ट में
पश्चिम में वो डूब जाता है, सनसेट होता है। इधर सनराइज ईस्ट में और वेस्ट में सनसेट। अच्छा, अब बात ये उठती है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सूरज ये परिक्रमा कर रहा है या ये मोशन कर रहा है? आप खूब अच्छी तरह जानते हो इस बात को, ये पढ़े हो कि सूरज मोशन नहीं करता है। ये मोशन जो हमें दिख रहा है ये बेसिकली कोई और कारण है। क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, इस कारण से ये सूरज जो है घूमता हुआ दिखता है। घूमती पृथ्वी है लेकिन दिख रहा है सूरज घूमता हुआ। अब ये क्या है? ये भी रिलेटिव मोशन है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता देखिए, वास्तविकता ये दिखेगी आपको अगर हम एब्सोल्यूट फ्रेम यानी कि रुके हुए फ्रेम से, यानी कि सन के फ्रेम से देखें। सन का फ्रेम रुका हुआ फ्रेम है, सन का फ्रेम जो है वो रुका हुआ फ्रेम है, ये मानते हुए कि सन रुका हुआ है। ठीक, इस फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो हमें ट्रुथ दिखेगा। तो ट्रुथ ये है कि पृथ्वी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है ना। और किधर से किधर घूम रही है आप देखिएगा जरा, ये देखें, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, ये रोटेशन हो रहा है। ये वास्तविकता है, ये एब्सोल्यूट फ्रेम से देखा जा रहा है। ठीक, ट्रुथ। लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग पृथ्वी पे हैं। तो हम लोग मौजूद हैं अर्थ के फ्रेम में। अब होता क्या है, एक ऑब्जर्वेशन तो ये एब्सोल्यूट फ्रेम से हो गया, लेकिन हम चूंकि अर्थ पे हैं तो हमें तो फ्रेम कौन सा मिलेगा? अर्थ का। और जैसे ही हम अर्थ पे मौजूद होंगे, अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में क्या होगी? रुक जाएगी। हमारा फ्रेम हमारे रिस्पेक्ट में रुका होगा, तो ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे? तो आप खुद सोचो कि ये जो मोशन है वेस्ट से ईस्ट, यही मोशन ट्रांसफर हो जाएगा सन को। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि जो कार ए थी, जब आप उसके फ्रेम में गए तो उसका मोशन दूसरी बॉडीज को उल्टा होकर ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही इसमें ये रोटेशन वेस्ट से ईस्ट है, तो जानते हैं यही रोटेशन सन को ट्रांसफर हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट। तो सन कैसे घूमता हुआ दिखेगा? देखिए, अब पृथ्वी के फ्रेम में आते हैं तो दूर वो सन जो है, अब छोटा दिखाया जा रहा है, दूर हो गया ना सन में से, तो वो सन यहाँ पे मौजूद है। और ये चलता हुआ कैसे दिखेगा? इस फ्रेम से पृथ्वी तो रुक गई, लेकिन अब सन जो है इसी का मोशन सन पे हावी होगा, तो सन ऐसे घूमता, देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये देखिए, अब देख रहे हैं ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और दिखाते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है और देखिए अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगी बात। देखिए यहाँ पे मैं सन, अर्थ और अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून, सबको दिखा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मून का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? आपको मालूम है कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का जो मोशन होता है वो ऑर्बिटल मोशन, सर्कुलर मोशन ऐसे होता है, ऐसे हो या ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है सैटेलाइट का। अब ये अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप कहोगे कि भाई सर्कुलर मोशन है, इसका जो टाइम पीरियड होता है सर्कुलर मोशन का 27 डेज, ल्यूनर मंथ बोलते हैं ना, 27 डेज के बराबर होता है। 27 दिन में ये ऐसे घूम जाता है, एक चक्कर सर्कुलर मोशन होता है। हमने आपसे ये पूछा है कि बताएं मून का पाथ क्या है, मून कैसे घूम रहा है? तो सत्यता जानते हैं, इतना आसान मोशन नहीं है मून का जो सर्कुलर बता दिया गया। असल में वो जानते हैं कहाँ से बताया जाए? अर्थ के फ्रेम से। लेकिन वास्तविकता क्या है देखिए, असल में मून तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, लेकिन अर्थ भी तो चल रही है। स्पेस से आप देखेंगे तो ये अर्थ जो है इस सन की परिक्रमा कर रही है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब अर्थ सन की परिक्रमा कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और अर्थ का मून जो है सर्कुलर ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। तो इसका मतलब मून के पास तो दो मोशन हो गए ना, एक तो सर्कुलर भी हो गया अर्थ के चारों तरफ, और एक अर्थ के कारण इलिप्टिकल भी हो गया। अब देखिए मोशन कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मून का, आप देख रहे हैं मून जो है घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, लेकिन अर्थ के साथ साथ उसे सन की परिक्रमा भी करनी पड़ रही है। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। अब मोशन कैसा होगा, कैसे हम सॉल्व करें मून के मोशन को, तो उसको भी देखते हैं। लेकिन फिलहाल
ये मोशन देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है मून जो है, और सर्किल करता हुआ ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। तो अगर इसे ट्रेस किया जाए इसके पाथ को, तो पाथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, कुछ ऐसा। ये देखिए, ये तो पाथ है अर्थ का इलिप्टिकल, लेकिन मून का पाथ, ये अर्थ का पाथ दिखाया जा रहा है, लेकिन मून का पाथ कुछ ऐसा होगा, देखिएगा। ओ ना मुश्किल बात है, देखिए कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, साथ साथ ये सर्किल में घूमता हुआ भी जा रहा है ऐसे। अब ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन है ना। तो इस टाइप के मोशन को सॉल्व कैसे किया जाए, फिजिक्स में ये सब आती है कि बताएं ये कैसे सॉल्व किया जाए। अब होता क्या है कि यहाँ वास्तविकता ये है, ट्रुथ ये है, ये मोशन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मून के ऊपर एक नहीं दो मोशन सुपर इम्पोज किए गए। सुपर पोजिशन इस पे दो मोशन का है, एक तो सर्कुलर, ठीक, अर्थ के चारों तरफ, और एक अर्थ के कारण इलिप्टिकल। तो होता क्या है कि जब दो मोशन या तीन मोशन इम्पोज हो जाते हैं और उससे एक मोशन बनता है, तो जनरली मोशन कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि उस कॉम्प्लिकेशंस को, जिस कारण से वो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, उसको आप स्प्लिट कर लो। तो ऐसे मोशन को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट जैसे सर्कुलर हो गया, एक कंपोनेंट जो है इलिप्टिकल हो गया। तो इनको सेपरेट कर लेते हैं, बारी बारी से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसे फिजिक्स में कई जगह मोशन मिलेंगे। सबसे वेल नोन एग्जाम्पल तो पैराबोलिक है, पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है बॉडी का, उसमें दो मोशन सुपर इम्पोज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल अंडर ग्रेविटी। इन दोनों मोशन के सुपर पोजिशन से पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो इसको जब सॉल्व किया जाता है ना, तो इन कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर लिया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इससे आसानी से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, ये डायरेक्ट कहाँ कर पाओगे। तो बेहतर है कि इसको स्प्लिट करें। अब इसमें स्प्लिट करने का क्या तरीका होगा, उसमें फिर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप क्या करो, स्प्लिट करके देखना है तो पहले सर्कुलर देख लो, फिर इलिप्टिकल देख लेंगे। सर्कुलर अगर सिर्फ सॉल्व करना है तो आप सिंपल सी बात, अर्थ के फ्रेम में चले जाए। अर्थ के फ्रेम में वैसे भी हम लोग मौजूद हैं। अर्थ के फ्रेम में जैसे ही जाएंगे तो अर्थ के फ्रेम में मून का मोशन बिल्कुल सिंपल ऐसा क्यों दिखेगा, सर्कुलर, इसलिए क्योंकि अर्थ रुक गई। तो इस समय उसका वो जो इलिप्टिकल पाथ था ना, वो खत्म हो गया, वो दिख नहीं रहा है। अगर वो नहीं होगा तो ये मोशन जो है सिंपल सा दिखेगा। अब यही पूरा सिस्टम चल देगा तो दिक्कत होगी। तो पहले इसे सॉल्व कर ले अर्थ के फ्रेम में आके, है ना, ये अर्थ के रिलेटिव हो गया। फिर उसके बाद वो जो इलिप्टिकल मोशन है उसे अलग से सॉल्व करके इस पे सुपर इम्पोज कर दें। ऐसे केस को सॉल्व कर लिया जाता है। यही तरीका है कॉम्प्लिकेटेड मोशंस को सॉल्व करने का। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मोशन और भी आगे आएंगे कई जगहों पे फिजिक्स में। जब हम लोग प्योर मैकेनिक्स शुरू करेंगे तो वहाँ भी आएगा, है ना, न्यूटन्स लॉ के बाद। तो उसमें आप जानते हैं, उसमें जब भी इस तरह के मोशन मौजूद होंगे जिसमें दो तीन बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, एक साथ मोशन कर रही हों, है ना, तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल साबित होता है। तो वो जो मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसमें सिर्फ एक ही तरीका है और बहुत ही सही तरीका है। वो ये है कि जब मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें किसी बॉडी को रोक लो। और किसी बॉडी को रोकने के लिए वास्तव में उसे नहीं रोकना है, बल्कि उसके फ्रेम में चले जाना है। मोशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ये है यूज रिलेटिव मोशन जैसे स्ट्रॉन्ग टूल का, ठीक है।